everyone, it's Yashashvi here. Welcome to Case Laws Discussion. Today we have got Jai sir as an expert for POCSO Act and juvenile justice. Today we will be discussing about a minor legal topic, age determination. How we used to do it in ancient time and now in modern time, and what's the difference. And we'll be asking him some question and he'll be discussing about some case laws. Hello sir. हेलो मैम। So my first question for you is age determination होता क्या है? एज डिटर्मिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेसिकली एज डिटर्मिनेशन क्यों होता है, क्या होता है? एज डिटर्मिनेशन ये होता है जैसे कि कोई एज, मतलब किसी बच्चे की कोई एज होती है या फिर किसी बड़े की कोई एज होती है, वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? कोई हमारे पास कोई लाइन ऑफ द एज हो तो हमको समझ में आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि कोई बच्चा बड़ा हो गया है या कोई बच्चा अभी भी छोटा है, ये कैसे पता चलेगा? कोई एज जब तक डिटरमाइन नहीं होगी, जब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये बच्चा है तो इसके अंदर आएगा, ये बच्चा है उसके ऊपर जाएगा, ये अडल्ट है तो उसके ऊपर जाएगा, तो ये कैसे पता चलेगा? ये चाइल्ड की जब तक या किसी बच्चे की या किसी की एज डिटरमाइन नहीं होगी, जब तक पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हमारे लॉ में या फिर हम जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एज एन एस्पिरेंट्स, जब भी मेरे पास भी डाउट आते हैं बच्चों के, तो वो बोलते हैं या हम लॉ में पढ़ते हैं कि सर इंडियन मेजोरिटी एक्ट के थ्रू बच्चा मेजर हो चुका है, सर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू बच्चा मेजर हो चुका है, या पॉक्सो एक्ट के थ्रू बच्चा मेजर हो चुका है। तो वो मेजर कैसे होता है? तो दैट इज अ लाइन ऑफ 18 ईयर्स। दैट इज अ लाइन ऑफ 18 ईयर्स। वो लाइन बहुत जरूरी है, तभी बताया जा सकता है कि वो बच्चा अडल्ट में जा चुका है या फिर वो बच्चा हो चुका है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, किसी बच्चे के साथ या फिर किसी के साथ कोई लैंगिक अपराध हुआ, ठीक है, कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ किसी बच्चे के साथ, अब या किसी के भी साथ हुआ है, तो वो हम कैसे कहेंगे कि वो बच्चे के साथ लैंगिक अपराध हुआ है? तो वो बच्चा इस एक्ट में आएगा या किस में आएगा? जैसे पॉक्सो एक्ट हमारा सिर्फ केवल और केवल बच्चों पे लागू होता है, वो अडल्ट पे तो लागू होता नहीं है। तो हमको उस चीज के लिए एज डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हाँ यार, ये एज इस बच्चे की इतनी है तो ये पॉक्सो एक्ट में जा रहा है। और अगर वो बच्चा बड़ा है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल वो 18 साल से ऊपर का जा रहा है, तो फिर वहां पे हमको कहाँ जाना पड़ेगा? किसी अडल्ट ट्रायल में जाना पड़ेगा और उसको अडल्ट के लिए जो है हमको उसको करना पड़ेगा। तो ये कहानी जो है आ जाती है कि एज डिटर्मिनेशन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट फिर सर ये किया कैसे जाता है? एज डिटर्मिनेशन करने के लिए हमारे पास लीगली बहुत बड़ी प्रोसेस है, बहुत बड़ी प्रोसेस है। दो वो कहीं भी एक्सप्रेसिव रूप से नहीं बताई गई है कि एक्सप्रेसिवली क्या है, बट हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 94 रेड विथ अगर हम सेक्शन 14 और 36 ऑफ दैट एक्ट के साथ अगर पढ़ें, तो एक होल प्रोसीजर हमारे पास, पूरी प्रक्रिया निकल के आती है कि किसी बच्चे की एज डिटर्मिनेशन कैसे की जाए या किसी व्यक्ति की किसी एज डिटर्मिनेशन कैसे की जाए, एज एन विक्टिम और एज एन ऑफेंडर कैसे की जाती है। तो अगर हम सेक्शन 94 को पढ़े तो वहां पे उन्होंने बहुत सरल भाषा में ये बोल दिया गया है कि कभी किसी बच्चे की कोई 10th की मार्कशीट आप देखो, कोई 10th की मार्कशीट आप देखोगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि उसकी एज क्या है, क्योंकि सेक्शन 2D जो हमारा इसी पॉक्सो एक्ट का 2D और 212 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बोलता है कि चाइल्ड कौन होगा? जो भी 18 साल से नीचे का होगा। बस ये उन्होंने बोल दिया। या फिर हम इंडियन मेजोरिटी एक्ट अदर एक्ट में जाएं, वहां पे भी यही दिया गया है। तो ये 18 साल की एज तो बता दी गई है, पर प्रोसेस कैसे होगा? मान लो कि कहीं पे कोई एज डिटरमाइन करनी हो कि ये बच्चा 18 साल का है या नहीं है, या 18 साल का है तो किस डॉक्यूमेंट से पता करोगे? उसलिए हमें रेफर करना पड़ता है 94 रेड विथ सेक्शन 14 एंड रेड विथ 36 ऑफ द एक्ट। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले देखा जाता है किसी बच्चे के 10th का रिजल्ट, उस बच्चे का मैट्रिकुलेशन या फिर 10th का या फिर कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हो, उसी तरीके का कोई सर्टिफिकेट हो समांतर था, तो वहां पे वो सर्टिफिकेट देख के बता दिया जाता है कि वो बच्चे की एज क्या है, ये एज है, पर्टिकुलर एज निकल के आई। अब सर अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए कि सर अगर वो 10th की किसी होता है ना कि कभी कोई बच्चा पढ़ा नहीं होता है, उसने अभी तक 10th की ही नहीं है, तो फिर 10th के सर्टिफिकेट से एज डिटरमाइन कैसे करें? तो फिर हम आते हैं दूसरे प्रोसेस पे। वो दूसरा प्रोसेस होता है हमारा कि कहीं भी बर्थ सर्टिफिकेट करना किसी भी स्कूल टाइम में। फर्स्ट टाइम स्कूल जब भी गया हो, भले वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, जैसे भी मैंने बताया 10th तक नहीं गया तो फर्स्ट तो गया होगा, सेकंड तो गया होगा, थर्ड, अदर देन प्ले स्कूल। प्ले स्कूल को हटा के क्यों? क्योंकि मैंने ये जो रेफरेंस दे रहा हूं वो जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि प्ले स्कूल इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। अब ये दूसरी प्रोसेस में भी अगर मान लो बच्चा फर्स्ट क्लास तक पढ़ा नहीं है, वो गांव में कोई लेबर है, फॉर एन एग्जांपल कोई बच्ची लेबर है, तो वो फर्स्ट क्लास भी नहीं पढ़ी है, तो क्या वो विक्टिम नहीं हो सकती? क्या वो चाइल्ड नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। अगर ये सेकंड प्रोसेस का भी एब्सेंस है, अगर ये सेकंड प्रोसेस भी नहीं है, तो हमारे पास आता है थर्ड प्रोसेस, दैट इज कि जब भी आप पैदा होते हो तो आपके पापा या आप
आपको बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो सैंक्शन किया जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा, नगर निगम द्वारा जो है सर्टिफिकेट सैंक्शन किया जाता है, तो वो आप उससे प्रूफ निकाल सकते हो इस बच्चे की एज डिटर्मिनेशन क्या होगी, उस बच्चे की एज क्या होगी। बट मेन क्वेश्चन जो जर्नैल सिंह, जो स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 जो मैं केस का रेफरेंस दे रहा हूं, रेड विद सेक्शन 94 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसमें एक बात और निकल के आई कि अगर ये तीनों नहीं है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, कोई गांव के कुछ लोग होते हैं या कुछ होते हैं, उनको बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना आया नहीं, इन नगर निगम वालों ने उनको दिया नहीं, तो क्या उनके पास इसके इन तीनों के अलावा कोई प्रोसेस नहीं है? तो इसके अलावा जर्नैल सिंह ने ये बोल दिया कि इसके अलावा होता है मेडिकल बोर्ड। आप पास में किसी भी मेडिकल बोर्ड, मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोई मेडिकल डॉक्टर मस्ट बी एफिलिएटेड एंड एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट ओनली, वो गवर्नमेंट का ही होना चाहिए मेडिकल बोर्ड, तो उससे आप अपनी एज डिटरमाइन करा सकते हो और ये बता सकते हो कि एज डिटर्मिनेशन नहीं है। उसके बाद अगर अपन और आगे प्रोसेस में चलें तो सर ये सब कुछ नहीं है, मेडिकल बोर्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 10th नहीं है, ये नहीं है, तो सर क्या उसके बाद भी कुछ हो सकता है? तो उसके आगे आता है हमारा साइंस, उसके हमारे आता है पूरा विज्ञान। विज्ञान में हमारे रिसेंटली एक टेस्ट निकल के आया है, वो टेस्ट है ऑसिफिकेशन टेस्ट। ऑसिफिकेशन टेस्ट क्या होता है? इसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजिस्ट टेस्ट। ये डायरेक्शन दिया जाता है किसी कोड द्वारा। कोड बोलता है कि सर अच्छा ये सारी प्रोसेस में नहीं है, ये एब्सेंट है, ये एब्सेंट है, ये एब्सेंट है, तो एक काम करें, कोड ये डायरेक्शन देता है कि आप ऑसिफिकेशन टेस्ट के लिए जाएं। ऑसिफिकेशन टेस्ट क्या होता है, समझना इस बात को, कभी किसी बच्चे की या किसी की भी हड्डी, जहां हम लोग भी हैं, ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, हम जैसे सुना भी होगा किसी डॉक्टर से, तो कभी भी हमारी हड्डी जो है वो सीधे प्रकार से नहीं बढ़ती है, वो इंक्रीज ऐसे नहीं होती है, हमेशा उसका इंक्रीमेंट या इंक्रीज होता है वो ऐसे इंक्रीज होता है, सर्कुलर मोशन में होता है कि ऐसे इंक्रीज हुई, फिर इधर वाला पार्ट इंक्रीज हुआ, इधर वाला, हर हड्डी हमारी ऐसे ही बढ़ती है, जरूरी नहीं है कि वो ऐसे सीधा इंक्रीज होती है इसलिए हम बड़े होते हैं, क्योंकि अगर वो इधर डेवलप होगी, इधर डेवलप होगी, इधर डेवलप होगी, तभी हमारा स्टैंड ऑफ बनेगा। सीधा एकदम से हम उसको नहीं कह सकते कि वो एकदम सीधी बोन है। तो इस कारण से क्या है, ये जो ऑसिफिकेशन टेस्ट है उसमें जैसे एक अगर साइंटिफिकली बोलूं तो साइंटिफिकली बताया गया है कि अगर वो राउंड राउंड करते 3rd ईयर तक कोई बच्चा पहुंच जाता है या तीसरे साल तक बच्चा पहुंच जाता है, तो साइड में उसकी एक बोन बढ़ जाती है, ये बोन है, और थोड़ा सा राउंड में बढ़ी तो साइड में एक बोन बढ़ना मतलब वो 3 साल का हो गया है, और फिर उसके बाद वो राउंड होती है, राउंड होती है, राउंड होती है, जब वो 13-14 साल का होता है तो इधर की एक बड़ी बोन बन जाती है। तो इससे पता चल जाता है कि ये 3 साल का हो गया है, ये यहाँ पे पता चल जाता है कि ये 13 या 14 साल का हो गया है। तो ऐसे हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं बाय साइंटिफिकली, जब ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट आती है और पता चल जाता है बाय मेडिकली, जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो बता देते हैं कि बच्चा जो है वो 13 साल का हो गया क्योंकि वो हड्डी उधर की बढ़ चुकी है। तो ये सारे टेस्ट से हमको कहीं ना कहीं तो ये पता ही चल जाएगा कि एज डिटर्मिनेशन क्या होता है और क्यों किया जाता है, चूंकि इस ऑसिफिकेशन टेस्ट को अभी भी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको मना कर दिया है, इसको बोल दिया है कि ऑसिफिकेशन टेस्ट पे आप केवल सोलली बेसिस पे आप इसको रिलाय नहीं कर सकते, निर्भर नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, इस पे निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी की एज 2 साल कम या 2 साल ऊपर भी बताता है, 2 साल छोटी भी कर देता है, 2 साल बड़ी भी कर सकता है, इसलिए हम एज डिटर्मिनेशन कंप्लीटली नहीं बोल सकते, उसी का ही है। That's the difference between modern और हाँ प्रीवियसली, क्योंकि अभी हमारे पास जैसे ऑसिफिकेशन टेस्ट वाली कहानी आ गई है, तो ऑसिफिकेशन टेस्ट एक मॉडर्न जो अभी अभी आया है कि ऑसिफिकेशन टेस्ट से हमको पता चलता है कि हाँ भाई ऐसे एज डिटरमाइन की जाती है। पहले तो हम आप 10th के स्कूल देख रहे, मार्कशीट देख रहे हो, कोई आइडेंटिटी देख रहे हो, उस टाइम पे वोटर आईडी 18 में तो बनेगी, उससे पहले जो भी आइडेंटिटी, जैसे भी आइडेंटिटी बच्चे की है, या फिर कोई बच्चा पैदा होता है उसके बाद एक सर्टिफिकेट बनता है, उससे देख रहे हो, तो पहले के जमाने में इस तरीके से देखा जाता था। सर हैव यू सीन तारे ज़मीं पे मूवी? हाँ बिल्कुल देखिए। यू नो दैट किड ईशान अवस्थी, यस यस, उसकी मेंटल एज उसकी बायोलॉजिकल एज से बहुत कम थी, तो अगर किसी के साथ ऐसा अब्यूज होता है तो फिर कैसे डिटरमाइन करेंगे? अच्छा ओके, मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बच्चा बायोलॉजिकल बड़ा हो जाता है, आपका कोई जो बच्चा होता है वो बायोलॉजिकल बड़ा हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, पर शायद मेंटली वो इतना परिपक्व नहीं हो पाता है, वो इतना बढ़ नहीं पाता, जैसे ईशान अवस्थी। हाँ करेक्ट, एकदम करेक्ट एग्जाम्पल है। उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए भी हमारा सेक्शन 2D जो है पॉक्सो एक्ट का, उसमें लड़ाई कर ली है सुप्रीम कोर्ट ने। एक्चुअली एक केस लॉ था, रिया बैनर्जी का केस था। वो रिया बैनर्जी के केस में हुआ क्या था, यही कहानी थी, ये पूछा गया था कि वेदर द चाइल्ड इंक्लूड, जो चाइल्ड 18 साल बता दी, दैट इज बायोलॉजिकल एज बता रखी है, तो क्या वो बायोलॉजिकल एज में कोई मेंटली एज बच्चा भी आ सकता है? जैसे मेंटली एज जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक मैक्सिम होता है नॉन कंपोजिट मेंटिस, ये बोला जाता है, ठीक है, जो भी विकृत व्यक्ति होते हैं, विकृत बच्चे होते हैं, उनके लिए अनसाउंड माइंड। हाँ, तो उसके लिए ये कहानी होती है। तो
क्या वो बच्चा उस बायोलॉजिकल 18 साल में आ सकता है मेंटली? चल, तो रिया बैनर्जी केस में तो साफ साफ बोल दिया था कि हाँ सर, उसमें फिजिकली में ही जो है वो मेंटली वाला बच्चा भी आएगा, भले वो ईशान अवस्थी हो या फिर विक्टिम कोई और, ठीक है। बट उसके बाद इस केस को जो है एक ईरा चिरेंडॉफ करके एक केस है जो एनसीटी दिल्ली का है, केरला साइड, जो हमारे का वो थे पिटिशनर साहब, उन्होंने इस केस को लाया तो रिया बैनर्जी के केस को ओवररूल्ड कर दिया गया और ये बोला गया कि कभी भी उस फिजिकली जो बायोलॉजिकल एज होती है उसमें उस मेंटल एज को इंक्लूड नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वो बच्चा समझ में नहीं है तो या फिर उसने कुछ ऑफेंस किया, जैसे कोई बच्चा है किसी ने ऑफेंस किया, उसकी समझ उतनी नहीं है, तो आप तो उसको जनरल एक्सेप्शन ऑफ आईपीसी में लेके आ जाओगे ना, उसके साथ तो ऑफेंस मतलब उसके लिए तो पूरी छूट मिल जाएगी ना, तो आप उसको यहाँ कैसे डाल सकते हो? इसलिए वो मेंटल एज वाला जो बच्चा होता है कभी भी बायोलॉजिकल एज, इस केस के बाद बायोलॉजिकल एज में इंक्लूड नहीं किया जाता। Thank you, sir. Thank you so much for your time and answering all the questions. थैंक यू सो मच मैम, आई होप सबको समझ में आया हो। जय हिंद।